हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देश इतने अमीर और शक्तिशाली क्यों हैं, जबकि दूसरे देश आज भी गरीबी और संघर्ष में जी रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है या जो वस्त्र आपने पहने हैं, वो आप तक पहुंचे कैसे? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आपके और मेरे जैसे आम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी उस मेहनत का देश की तरक्की और दौलत से आखिर क्या रिश्ता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी आते हैं। आज हम इन सभी सवालों के मूल तक जाने वाले हैं। आज हम जिस किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं, उसे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की दुनिया की बाइबल कहा जाता है। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया को देखने का, दौलत को समझने का और देशों के अमीर बनने का पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महान दार्शनिक और अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की कालजयी रचना द वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों की संपत्ति के बारे में। यह किताब लगभग 250 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही सच और जरूरी हैं जितने तब थे। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि हम हर एक सिद्धांत को बहुत गहराई से, आसान भाषा में और आपकी मेरी जिंदगी से मिलाकर समझने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे आराम से अंतराल ले लेकर सुन सकें। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह एक ऐसा सफर है जो आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगा और आपको वो सच दिखाएगा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे छिपा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर और जानते हैं कि आखिर क्या है राष्ट्रों की संपत्ति का असली राज। अध्याय नंबर 1, काम के बंटवारे की जादुई ताकत। तो दोस्तों, चलिए इस महान किताब के सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। एडम स्मिथ पूछते हैं कि किसी भी देश की दौलत का असली स्रोत क्या है? क्या वो सोना चांदी है जो किसी देश के खजाने में भरा हो, या वो उपजाऊ जमीन है जो उसके पास है? स्मिथ कहते हैं, नहीं, किसी भी देश की असली दौलत उसके नागरिक हैं और उन नागरिकों की काम करने की क्षमता, उनकी उत्पादकता है। यानी एक देश एक साल में कितना सामान और कितनी सेवाएं पैदा करता है, यही उसकी असली दौलत है। अब सवाल उठता है कि इस उत्पादकता को यानी काम करने की इस क्षमता को कैसे विकसित किया जाए। यहीं पर स्मिथ अपना सबसे शक्तिशाली आइडिया सामने रखते हैं, जिसे वो कहते हैं श्रम का विभाजन, या सरल भाषा में कहें तो काम का बंटवारा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आम सी बात है, काम का बंटवारा, इसमें नया क्या है? लेकिन रुकिए, इसकी गहराई में जो राज छिपा है वो आपको हैरान कर देगा। स्मिथ इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देते हैं, एक पिन बनाने वाली फैक्ट्री का। वो कहते हैं कि सोचिए, अगर एक अकेला आदमी एक एल्पिन या पिन बनाने की कोशिश करे तो उसे क्या क्या करना होगा? पहले उसे तार को सीधा करना होगा, फिर उसे काटना होगा, फिर एक सिरे को नुकीला करना होगा, दूसरे सिरे पर एक हेड लगाना होगा और फिर उस पिन को पॉलिश करना होगा। स्मिथ कहते हैं कि अगर एक आदमी ये सारे काम अकेले करे तो शायद वो दिन भर में मुश्किल से 1 या शायद 20 पिन ही बना पाएगा, वो शायद एक भी ना बना पाए। लेकिन अब सोचिए कि इसी काम को 10 लोगों में बांट दिया जाए। एक आदमी का काम सिर्फ तार को सीधा करना है, दूसरे का काम सिर्फ उसे काटना है, तीसरा सिर्फ उसे नुकीला करता है, चौथा सिर्फ उस पर हेड लगाता है, और इसी तरह बाकी लोग भी अपना अपना खास काम करते हैं। स्मिथ ने पाया कि जब काम इस तरह से बांट दिया जाता है तो वही 10 लोग मिलकर एक दिन में 1 या 20 नहीं, बल्कि 48,000 पिन बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 4,800 पिन। यह है काम के बंटवारे का जादू। एक आदमी जहां एक पिन नहीं बना पा रहा था, वहीं प्रति व्यक्ति उत्पादकता विकसित होकर 4,800 पिन प्रतिदिन हो गई। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा होता कैसे है? काम को बांटने से उत्पादकता में इतना विशाल उछाल कैसे आ जाता है? स्मिथ इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला कारण है निपुणता या कुशलता का विकास। जब एक इंसान एक ही काम को बार बार दिन रात करता है तो वो उस काम में माहिर हो जाता है, एक एक्सपर्ट बन जाता है। उसकी उंगलियां, उसका दिमाग, उसका पूरा शरीर उस काम के लिए अनुकूल हो जाता है। जैसे कोई बल्लेबाज रोज अभ्यास करके अपने खेल में निपुण हो जाता है, ठीक वैसे ही वो वर्कर अपने छोटे से काम में परफेक्ट हो जाता है। दूसरा कारण है समय की बचत। जब एक ही आदमी सारे काम करता है तो उसे एक काम से दूसरे काम पर जाने में, औजार बदलने में, अपनी जगह बदलने में बहुत समय बर्बाद करना होता है। लेकिन जब हर आदमी का अपना एक फिक्स काम है तो वो अपनी जगह पर ही रहता है, अपने औजारों के साथ। काम एक के बाद एक उसके पास आता जाता है। इससे वो समय बचता है जो काम बदलने में बर्बाद होता, और ये बूंद बूंद से सागर भरने जैसा है। हर पिन पर बचाया गया 1 सेकंड भी दिन के अंत में
हजारों पिनों के बराबर का उत्पादन अधिक कर देता है। और तीसरा, और शायद सबसे क्रांतिकारी कारण है, नई मशीनों और तकनीकों का आविष्कार। स्मिथ कहते हैं कि जब कोई इंसान एक ही काम को रोज करता है तो उसका दिमाग उसी काम को और आसान और तेज बनाने के तरीके तलाश करने लगता है। वो सोचने लगता है कि काश कोई ऐसी मशीन होती जो मेरा ये काम कर देती, और इसी जरूरत से आविष्कार का जन्म होता है। फैक्ट्री के मजदूरों ने ही अपने काम को आसान बनाने के लिए कई छोटे छोटे सुधार और मशीनें ईजाद की। काम का बंटवारा लोगों को अपने काम के बारे में गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है, जिससे इनोवेशन या नवीनता को प्रोत्साहन मिलता है। आप इस सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देख सकते हैं। एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए। क्या एक ही शेफ सब्जी काटता है, ग्रेवी बनाता है, रोटी सेकता है और फिर ऑर्डर भी लेता है? नहीं, वहां काम बंटा होता है। एक तंदूर पर स्पेशलिस्ट होता है, एक चाइनीज बनाने वाला, एक सब्जी काटने वाला और एक वेटर। इसी वजह से आपका ऑर्डर मिनटों में तैयार होकर आपकी टेबल पर आ जाता है। एक कार फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं। कोई सिर्फ टायर लगाता है, कोई सिर्फ दरवाजा फिट करता है, कोई सिर्फ इंजन का एक पुर्जा कसता है। इसी काम के बंटवारे की वजह से हर कुछ मिनट में एक नया वाहन फैक्ट्री से बाहर निकलता है। यहां तक कि हम जो ये ऑडियो बुक बना रहे हैं, यहां भी काम का बंटवारा है। कोई रिसर्च करता है, कोई स्क्रिप्ट लिखता है, कोई आवाज देता है और कोई उसे एडिट करके आप तक पहुंचाता है। अगर एक ही इंसान ये सब कुछ करे तो शायद महीने में एक ऑडियो बुक बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। एडम स्मिथ ने 250 साल पहले यह समझ लिया था कि किसी भी समाज की तरक्की का मूल मंत्र यही है। जितना ज्यादा एक समाज में काम का बंटवारा होगा, जितना ज्यादा लोग अलग अलग कामों में स्पेशलाइज करेंगे, वो समाज उतना ही ज्यादा अमीर और कुशल बनेगा। एक गांव जहां एक ही आदमी लोहार भी है, किसान भी है और राजमिस्त्री भी है, वो हमेशा एक ऐसे शहर से गरीब रहेगा जहां हजारों स्पेशलिस्ट चिकित्सक, इंजीनियर, टीचर और कारीगर रहते हैं। लेकिन काम का बंटवारा अपने आप में एक अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। ये अपने साथ कुछ सवाल भी लेकर आता है। अगर हर कोई सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहा है, जैसे कि पिन का सिरा नुकीला करना, तो वो अपनी बाकी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? वो रोटी, वस्त्र, मकान कहां से लाएगा? इसका जवाब है बाजार या मार्केट। काम के बंटवारे की वजह से ही बाजार का जन्म होता है। जो आदमी दिन भर पिन बनाता है, वो उन पिनों को बेचकर जो पैसा कमाता है, उससे वो अपनी जरूरत की बाकी चीजें खरीदता है जो दूसरे स्पेशलिस्ट लोगों ने बनाई हैं। किसान अनाज उगाता है, जुलाहा वस्त्र बनाता है और पिन बनाने वाला पिन। फिर ये सब लोग बाजार में आकर अपनी अपनी चीजों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। इस तरह एक पूरा नेटवर्क बन जाता है जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। स्मिथ कहते हैं कि यही निर्भरता समाज को एक साथ मिलाती है। जितना विस्तृत बाजार होगा, काम के बंटवारे की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक छोटे से गांव में आप दिल के स्पेशलिस्ट चिकित्सक की दुकान नहीं खोल सकते, क्योंकि वहां उतने मरीज ही नहीं होंगे। लेकिन एक विशाल शहर में जहां लाखों लोग रहते हैं, वहां आपको हर अंग के अलग अलग स्पेशलिस्ट चिकित्सक मिल जाएंगे, क्योंकि वहां का बाजार विस्तृत है। इसीलिए स्मिथ कहते हैं कि मार्ग, नदियां और समुद्री रास्ते जो बाजारों को मिलाते हैं, वो किसी भी देश के विकास के लिए जीवन रेखा की तरह हैं, क्योंकि वो बाजार का आकार विस्तृत करते हैं और काम के बंटवारे को और गहरा होने का मौका देते हैं। इस सिद्धांत की गहराई को समझिए। ये सिर्फ फैक्ट्री में काम करने का तरीका नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता के विकास का कोड है। जब से इंसान ने खेती करना शुरू किया और कुछ लोग किसान बने और कुछ शिकारी, तभी से काम का बंटवारा शुरू हो गया था। और जैसे जैसे शहर बसे, साम्राज्य बने, काम का बंटवारा और जटिल और विस्तृत होता गया। आज के वैश्विक विश्व में तो यह अपने चरम पर है। आपके हाथ में जो फोन है, उसका प्रोसेसर शायद ताइवान में बना है, उसकी स्क्रीन कोरिया में, उसे असेंबल चीन में किया गया है और उसका सॉफ्टवेयर अमेरिका में लिखा गया है। यह पूरी दुनिया में फैले काम के बंटवारे का एक जीता जागता सबूत है। एडम स्मिथ की प्रतिभा इसी बात में थी कि उन्होंने इस रोजमर्रा की दिखने वाली चीज के पीछे छिपे असाधारण सिद्धांत को पहचाना और उसे दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उत्पादकता में वृद्धि करने का और इस तरह देश की दौलत में वृद्धि करने का यह सबसे शक्तिशाली इंजन है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्विस्ट है। अगर लाखों लोग अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने छोटे छोटे काम कर रहे हैं, कोई पिन बना रहा है, कोई वस्त्र, कोई अनाज उगा रहा है, तो इन सब के कामों में तालमेल कौन बिठाता है? कौन यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में उतनी ही रोटी बने जितनी लोगों को जरूरत है और उतने ही जूते बने जितने लोगों को पहनने हैं? कोई राजा या सरकार तो हर किसी को यह आदेश नहीं दे रही कि तुम आज क्या बनाओ और कितना बनाओ। तो फिर ये सब कुछ अपने आप इतनी खूबसूरती से कैसे चल रहा है? कौन है वो शक्ति जो इन लाखों लोगों के बिखरे हुए कामों को एक साथ मिलाकर एक व्यवस्थित समाज बना रही है? इसका जवाब किसी जादू से कम नहीं है, और यही वो राज है जो एडम स्मिथ अगले अध्याय में खोलते हैं।
एक ऐसी अदृश्य शक्ति, एक ऐसा इनविजिबल हैंड जो हम सबको चला रहा है। वो क्या है और वो कैसे काम करता है, यह जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 2, अदृश्य हाथ का रहस्य। पिछले अध्याय के अंत में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ा था। अगर समाज में हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, अपनी अपनी चीज बना रहा है, तो इन सब के कामों में तालमेल कौन बिठाता है? कौन है जो यह तय करता है कि किस चीज का कितना उत्पादन होना चाहिए ताकि समाज की जरूरतें पूरी हो सकें? एडम स्मिथ इसका जो जवाब देते हैं वही उनके दर्शन का और शायद पूरे आधुनिक अर्थशास्त्र का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा विचार है। वो इसे कहते हैं इनविजिबल हैंड, यानी अदृश्य हाथ। यह शब्द सुनने में जितना रहस्यमय लगता है, इसका मतलब उतना ही क्रांतिकारी है। स्मिथ कहते हैं कि जब आप सुबह उठकर अपनी चाय के लिए दूध वाले से दूध लेते हैं या नाश्ते के लिए बेकरी से ब्रेड खरीदते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस दूध वाले या बेकर ने आपके लिए वो चीज क्यों बनाई? क्या वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं? क्या वो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं? स्मिथ कहते हैं नहीं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें उनका अपना फायदा है, उनका स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट छिपा है। दूध वाला दूध बेचकर पैसे कमाना चाहता है ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। बेकरी वाला ब्रेड बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है ताकि वो अपनी दुकान चला सके। वो आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा समाज सेवा नहीं बल्कि अपना हित साधना है। और यही, जी हाँ, यही वो अदृश्य हाथ है। यह सुनने में शायद कुछ अटपटा लगे, कुछ खुदगर्जी जैसा लगे, लेकिन इसकी गहराई को समझिए। स्मिथ कहते हैं कि जब एक मुक्त बाजार में, यानी एक ऐसे बाजार में जहां सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप न हो, हर व्यक्ति अपने स्वहित के लिए काम करता है, तो वो अनजाने में ही पूरे समाज का भला कर देता है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में अचानक लोग ज्यादा टमाटर खरीदने लगते हैं। टमाटर की मांग बढ़ जाती है। अब क्या होगा? मांग ज्यादा और सप्लाई उतनी ही होने की वजह से टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे। जैसे ही टमाटर के दाम बढ़ेंगे, ये उन किसानों के लिए एक सिग्नल होगा जो सब्जियां उगाते हैं। वो देखेंगे कि टमाटर उगाने में ज्यादा मुनाफा है, तो अगली बार वो अपनी जमीन पर दूसरी सब्जियों की जगह टमाटर उगाएंगे। कुछ नए लोग भी टमाटर की खेती शुरू कर देंगे। कुछ महीनों बाद बाजार में टमाटर की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो अपने आप टमाटर के दाम फिर से नीचे आ जाएंगे और एक संतुलन बन जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। क्या किसी सरकार या किसी अधिकारी ने आकर किसानों को आदेश दिया कि टमाटर ज्यादा उगाओ? नहीं। क्या किसानों ने शहर के लोगों की भलाई के लिए टमाटर उगाए? नहीं। उन्होंने सिर्फ बढ़ी हुई कीमतों को देखा और अपने मुनाफे के लिए, अपने स्वहित के लिए टमाटर उगाए। लेकिन ऐसा करके उन्होंने अनजाने में ही पूरे शहर की टमाटर की बढ़ी हुई जरूरत को पूरा कर दिया। यही है अदृश्य हाथ का जादू। कीमतें यानी प्राइस इस अदृश्य हाथ के सिग्नल हैं, जो उत्पादकों को बताते हैं कि समाज को किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। यह अदृश्य हाथ सिर्फ उत्पादकों को ही नहीं, बल्कि हम जैसे उपभोक्ताओं को भी गाइड करता है। जब किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो यह हमारे लिए एक सिग्नल है कि वो चीज दुर्लभ है और हमें उसका इस्तेमाल किफायत से करना चाहिए। और जब कोई चीज सस्ती होती है, तो यह सिग्नल है कि वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस तरह लाखों लोग, उत्पादक और उपभोक्ता, जब अपने अपने फायदे के लिए फैसले लेते हैं, तो बाजार में संसाधनों का सबसे बेहतरीन और कुशल बंटवारा अपने आप हो जाता है। किसी को योजना बनाने की जरूरत नहीं होती। यह एक स्वनियामक प्रणाली है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। एडम स्मिथ के समय में यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि तब यह माना जाता था कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए राजा और सरकार की जरूरत होती है। सरकार ही तय करेगी कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और किस दाम पर बिकेगा। स्मिथ ने कहा कि यह गलत है। सरकार को अर्थव्यवस्था से अपने हाथ खींच लेने चाहिए और उसे बाजार के इस अदृश्य हाथ पर रहने देना चाहिए। इसे ही लीव इट अलोन की नीति कहा जाता है। स्मिथ का मानना था कि सरकार का हस्तक्षेप इस अदृश्य हाथ के काम में बाधा डालता है, सिग्नलों को खराब करता है और अर्थव्यवस्था को अकुशल बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एडम स्मिथ जब स्वहित या सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो उनका मतलब स्वार्थ या सेल्फिशनेस से नहीं है। स्वार्थ का मतलब है सिर्फ अपना फायदा देखना, चाहे दूसरे का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। लेकिन स्मिथ का स्वहित एक नैतिक दायरे में काम करता है। वो बेकर जो अपने फायदे के लिए ब्रेड बना रहा है, उसे यह भी पता है कि अगर वो खराब क्वालिटी की ब्रेड बनाएगा या ज्यादा दाम लेगा, तो कल कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आएगा। ग्राहक दूसरे बेकर के पास चला जाएगा। इसलिए बाजार में टिके रहने के लिए उसे अपने स्वहित को साधने के लिए भी अच्छी क्वालिटी और सही दाम पर ब्रेड बेचनी होगी। इस तरह बाजार में प्रतियोगिता या कंपटीशन यह सुनिश्चित करती है कि लोगों का स्वहित समाज के लिए फायदेमंद बना रहे,
नुकसानदायक नहीं, यह एक तरह का सामाजिक अनुशासन है जो बाजार खुद ही लागू करता है। आप किसी को धोखा देकर एक बार तो सामान बेच सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेप्यूटेशन आपकी सबसे विशाल संपत्ति बन जाती है। इसीलिए एक मुक्त बाजार न सिर्फ चीजों का कुशल बंटवारा करता है, बल्कि यह लोगों को ईमानदार और भरोसेमंद बनने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो यह अदृश्य हाथ आखिर है क्या? यह कोई दैवीय शक्ति नहीं है। यह बस मुक्त बाजार में काम करने वाले लाखों लोगों के व्यक्तिगत निर्णयों का सामूहिक परिणाम है। यह इस बात का सबूत है कि व्यवस्था और अनुशासन के लिए हमेशा किसी केंद्रीय सत्ता या डंडे की जरूरत नहीं होती। व्यवस्था अपने आप भी उभर सकती है, नीचे से ऊपर की ओर। इसे स्पॉन्टेनियस आर्डर कहते हैं। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोचिए, इंटरनेट कैसे काम करता है? क्या कोई एक कंपनी या सरकार पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करती है? नहीं, यह लाखों लोगों और सर्वरों का एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है जो कुछ सामान्य प्रोटोकॉल्स पर काम करता है। हर कोई अपने फायदे के लिए वेबसाइट बनाता है, कंटेंट डालता है, लेकिन इसका नतीजा यह है कि हमारे पास सूचना का एक विशाल भंडार उपलब्ध है। यह भी अदृश्य हाथ का ही एक आधुनिक रूप है। लेकिन अब यहां एक और गहरा सवाल उत्पन्न होता है। अगर हर कोई सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचेगा और बाजार ही सब कुछ तय करेगा, तो क्या समाज में लालच, असमानता और फ्रॉड नहीं बढ़ जाएगी? क्या यह अदृश्य हाथ हमेशा सही होता है? क्या यह कभी फेल नहीं होता? और अगर हम हर चीज को बाजार पर रहने दें, तो फिर सरकार की क्या भूमिका रह जाती है? क्या सरकार को बस चुपचाप बैठकर तमाशा देखना चाहिए? एडम स्मिथ ऐसा नहीं मानते थे। वो सरकार के लिए भी कुछ बहुत जरूरी भूमिकाएं तय करते हैं। लेकिन वो भूमिकाएं क्या हैं और ये अदृश्य हाथ कहां जाकर कमजोर हो जाता है? इस पहेली को सुलझाने से पहले हमें एक और बुनियादी सवाल का जवाब खोजना होगा। वो सवाल है, किसी भी चीज की असली कीमत क्या होती है? हम ये जो कीमतें देखते हैं, जो अदृश्य हाथ के सिग्नल हैं, ये बनती कैसे हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इन सवालों का जवाब हमें राष्ट्रों की संपत्ति के एक और गहरे राज की ओर ले जाएगा, और वो राज हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, चीजों की असली कीमत का राज। पिछले अध्याय में हमने अदृश्य हाथ की जादुई शक्ति को समझा, जो बाजार में कीमतों के सिग्नल के जरिए काम करता है। लेकिन ये कीमतें आती कहां से हैं? किसी चीज का मूल्य या वैल्यू तय कैसे होता है? यह सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है, और अर्थशास्त्र की दुनिया में सदियों तक इस पर बहस चली है। एडम स्मिथ ने इस गुत्थी को सुलझाने की एक बहुत गहरी कोशिश की। उन्होंने दो तरह के मूल्य के बीच फर्क किया, एक उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोगिता मूल्य का मतलब है कि कोई चीज हमारे लिए कितनी उपयोगी है। जैसे पानी, हमारे जिंदा रहने के लिए पानी से ज्यादा उपयोगी कुछ भी नहीं है, इसलिए पानी का उपयोगिता मूल्य बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ विनिमय मूल्य का मतलब है कि किसी चीज के बदले में हमें दूसरी कितनी चीजें मिल सकती हैं, यानी उसकी बाजार में कीमत क्या है। अब स्मिथ एक पहेली की बात करते हैं, जिसे पानी हीरा विरोधाभास कहा जाता है। पानी, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है, उसका उपयोगिता मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन विनिमय मूल्य लगभग शून्य है, वो बहुत सस्ता मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हीरा, जिसका कोई खास उपयोग नहीं है, वो बस सजावट के काम आता है, उसका उपयोगिता मूल्य बहुत कम है, लेकिन उसका विनिमय मूल्य बहुत ही ज्यादा है, वो बेशकीमती होता है। ऐसा क्यों है? इस पहेली को सुलझाने के लिए स्मिथ हमें कीमत के असली स्रोत की ओर ले जाते हैं। स्मिथ तर्क देते हैं कि किसी भी चीज का असली मूल्य, उसकी वास्तविक कीमत, वो पैसा नहीं है जो हम उसके लिए देते हैं, बल्कि वो मेहनत और मशक्कत है जो उस चीज को हासिल करने में लगती है। कहते हैं, हर चीज की वास्तविक कीमत उस चीज को प्राप्त करने में लगने वाला श्रम और परेशानी है। इसे श्रम मूल्य सिद्धांत कहते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक आदिम समाज है। अगर एक हिरण का शिकार करने में एक शिकारी को 2 दिन की मेहनत लगती है और एक जंगली सूअर का शिकार करने में 1 दिन की मेहनत लगती है, तो बाजार में एक हिरण की कीमत 2 जंगली सूअरों के बराबर होगी। यहां पैसा बीच में नहीं है, लेकिन मूल्य का आधार श्रम है। जो चीज जितना ज्यादा श्रम या मेहनत की मांग करती है, वो उतनी ही ज्यादा मूल्यवान होती है। स्मिथ के अनुसार पैसा, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या कागज का नोट, वो बस इस श्रम को मापने का एक पैमाना है, एक जरिया है। असली चीज तो मेहनत ही है। जब आप किसी चीज के लिए पैसा देते हैं, तो आप असल में उस चीज को बनाने में लगी मेहनत को खरीद रहे होते हैं, और साथ ही आप खुद को उतनी मेहनत करने से बचा रहे होते हैं। तो आपके लिए उस चीज की कीमत वो मेहनत है जिससे आप बच गए। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। ये हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था का आधार सोना चांदी या कागज के पीसेस नहीं, बल्कि इंसानी मेहनत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्मिथ ये भी मानते थे कि आधुनिक समाज में, जहाँ सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि जमींदार और पूंजीपति भी हैं,
वहां कीमत सिर्फ श्रम से तय नहीं होती। अब कीमत के 3 हिस्से हो जाते हैं। पहला हिस्सा है मजदूरी, जो उस चीज को बनाने वाले मजदूर की मेहनत का फल है। दूसरा हिस्सा है मुनाफा, जो उस फैक्ट्री के मालिक को मिलता है जिसने अपना पैसा या पूंजी लगाकर फैक्ट्री लगाई, मशीनें खरीदी और जोखिम उठाया। और तीसरा हिस्सा है किराया, जो उस जमीन के मालिक को मिलता है जिसकी जमीन पर वो फैक्ट्री या खेत है। तो जब आप बाजार में एक ब्रेड खरीदते हैं तो उसकी कीमत में मजदूर की मजदूरी, बेकरी मालिक का मुनाफा और जमीन का किराया, ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। इन तीनों को मिलाकर जो कीमत बनती है उसे स्मिथ प्राकृतिक कीमत कहते हैं। यह वो कीमत है जो किसी चीज को बनाने की लागत को ठीक ठीक पूरा कर देती है। यह एक तरह का ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर किसी चीज की बाजार कीमत उसकी प्राकृतिक कीमत से ज्यादा है तो उत्पादकों को बहुत मुनाफा होगा और ज्यादा लोग वो चीज बनाने लगेंगे, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और कीमत वापस नीचे प्राकृतिक कीमत की ओर आएगी। और अगर बाजार कीमत प्राकृतिक कीमत से कम है तो उत्पादकों को नुकसान होगा। वो उस चीज का उत्पादन बंद कर देंगे जिससे सप्लाई घटेगी और कीमत वापस ऊपर प्राकृतिक कीमत की ओर चली जाएगी। इस तरह बाजार कीमत हमेशा प्राकृतिक कीमत के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। बाजार कीमत वो है जो आप असल में चुकाते हैं और यह मांग और पूर्ति के आधार पर रोज घटती बढ़ती रहती है, लेकिन लंबे समय में यह हमेशा अपनी प्राकृतिक कीमत की ओर लौटने की कोशिश करती है। तो अब हम उस पानी हीरे की पहेली को सुलझा सकते हैं। पानी का उपयोगिता मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे हासिल करने में बहुत कम मेहनत लगती है। प्रकृति ने उसे हमें बहुतायत में दिया है, इसलिए उसकी प्राकृतिक कीमत और बाजार कीमत दोनों ही बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ हीरे का उपयोगिता मूल्य भले ही कम हो, लेकिन उसे तलाशने, खदान से निकालने, तराशने और बाजार तक पहुंचाने में बेहिसाब मेहनत, मशक्कत और पूंजी लगती है। इसीलिए उसकी प्राकृतिक कीमत बहुत ज्यादा है और चूंकि वो दुर्लभ भी है, इसलिए उसकी बाजार कीमत और भी ज्यादा हो जाती है। तो किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी उपयोगिता से नहीं, बल्कि उसे पाने में लगने वाले श्रम और उसकी दुर्लभता से तय होती है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें चीजों को सिर्फ उनके दाम से नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी मेहनत और संसाधनों से भी आंकना चाहिए। जब आप कोई सस्ती चीज खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि उसे बनाने में कम संसाधन और श्रम लगा है, या फिर उसे बहुत विशाल पैमाने पर बनाकर, जैसा हमने पहले अध्याय में अध्ययन किया, प्रति यूनिट लागत को कम कर दिया गया है। और जब आप कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो आप असल में उसके पीछे लगी भारी मेहनत, विशेषज्ञता, दुर्लभ कच्चे माल और जोखिम का मूल्य चुका रहे होते हैं। यह समझ हमें एक बेहतर उपभोक्ता और एक बेहतर नागरिक बनाती है। हम ये समझ पाते हैं कि क्यों कुछ प्रोफेशन में ज्यादा सैलरी मिलती है और कुछ में कम। एक चिकित्सक या इंजीनियर बनने में सालों की मेहनत, अध्ययन और पैसा लगता है। उनका श्रम बहुत कीमती और विशेष होता है, इसलिए उनकी सेवाओं का मूल्य ज्यादा होता है। यह हमें यह भी समझाता है कि मुक्त बाजार में कीमतें कैसे बनती हैं और कैसे वो अर्थव्यवस्था को संतुलित रखती हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक नया किरदार आता है जिसके बिना यह पूरी कहानी अधूरी है। हमने मजदूरी की बात की, मुनाफे की बात की, किराए की बात की, लेकिन यह मुनाफा किस चीज पर मिलता है? वो कौन सी चीज है जो एक उद्योगपति लगाता है ताकि वो फैक्ट्री स्थापित कर सके, मजदूरों को एडवांस में मजदूरी दे सके और मशीनें खरीद सके? उस जादुई चीज को कहते हैं पूंजी या कैपिटल। बिना पूंजी के विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है, काम का बंटवारा संभव नहीं है और देश का विकास भी संभव नहीं है। तो यह पूंजी क्या होती है? यह आती कहां से है? और एक देश की दौलत में वृद्धि करने में इसका क्या किरदार है? यही वो सवाल है जो हमें राष्ट्रों की संपत्ति के चौथे विशाल राज की ओर ले जाएगा। और इसका जवाब किसी भी देश की आर्थिक तरक्की की चाबी है। क्या है वो चाबी? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, दौलत का इंजन, पूंजी का संचय। अब तक हमने समझा कि काम का बंटवारा उत्पादकता में वृद्धि करता है, अदृश्य हाथ बाजार को चलाता है और श्रम किसी भी चीज की कीमत का आधार है। लेकिन इन सब चीजों को एक साथ चलाने के लिए एक ईंधन की जरूरत होती है, एक ऐसी शक्ति जो इस पूरी आर्थिक मशीन को गति दे। एडम स्मिथ के अनुसार वो ईंधन है पूंजी। आप इसे सरल भाषा में निवेश करने लायक पैसा या संसाधन समझ सकते हैं। स्मिथ कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की और उसकी दौलत सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितनी पूंजी है और वो उस पूंजी को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करता है। पूंजी के बिना काम का बंटवारा सिर्फ एक सपना रह जाएगा। सोचिए उस पिन बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में। उस फैक्ट्री को शुरू करने के लिए मालिक को पहले एक जगह चाहिए, मशीनें चाहिए, कच्चा माल तार चाहिए और सबसे जरूरी, उसे उन 10 मजदूरों को एडवांस में मजदूरी देने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पिन तो बाद में बिकेंगी। ये सब चीजें यानी फैक्ट्री, मशीन, कच्चा माल और मजदूरों को देने के लिए पैसा,
यही सब मिलकर पूंजी कहलाती है। पूंजी वो संग्रह है जिसे आप भविष्य में और ज्यादा दौलत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह पूंजी आती कहां से है? क्या यह आसमान से टपकती है? स्मिथ इसका बहुत सीधा और गहरा जवाब देते हैं। पूंजी बचत से आती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का पूरा हिस्सा खर्च नहीं करता बल्कि उसका एक हिस्सा बचा लेता है तो वही बचत पूंजी का रूप ले लेती है। मान लीजिए एक किसान ने 100 किलो अनाज उगाया। उसने 80 किलो अपने खाने और जरूरतों के लिए रख लिया और बाकी 20 किलो बचा लिया। यह 20 किलो अनाज उसकी बचत है। अब वो इस बचत का क्या कर सकता है? वो इसे अगले साल बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है या फिर इसे किसी ऐसे मजदूर को दे सकता है जो उसके लिए एक नया हल बना दे। दोनों ही सूरतों में वो अपनी बचत को और ज्यादा उत्पादन करने के लिए निवेश कर रहा है। यही प्रक्रिया विशाल पैमाने पर एक पूरे देश में होती है। जब देश के नागरिक और उद्यमी अपनी आय का एक हिस्सा बचाकर उसे नई फैक्ट्रियां लगाने में, नई मशीनें खरीदने में या नए कारोबार शुरू करने में लगाते हैं तो इसी को पूंजी संचय कहते हैं। स्मिथ के लिए बचत करना एक निजी गुण ही नहीं बल्कि एक सामाजिक पुण्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बचत देश की कुल पूंजी में सम्मिलित होती है और यही पूंजी देश के आर्थिक विकास का इंजन बनती है। स्मिथ दो तरह के श्रम के बीच फर्क करते हैं, एक उत्पादक श्रम और दूसरा अनुत्पादक श्रम। यह समझना बहुत जरूरी है। उत्पादक श्रम वो श्रम है जो ऐसी चीज बनाता है जिसे बेचा जा सके और जो देश की पूंजी को विकसित करे। जैसे एक फैक्ट्री का मजदूर जो जूते बनाता है या एक किसान जो अनाज उगाता है, वो उत्पादक श्रम कर रहे हैं। उनके काम से एक ठोस वस्तु बनती है जो देश की संपत्ति में इजाफा करती है। दूसरी तरफ अनुत्पादक श्रम वो है जो सेवाएं प्रदान करता है, जो तुरंत ही उपभोग कर ली जाती हैं और जिनसे कोई स्थायी संपत्ति नहीं बनती। स्मिथ के उदाहरण के अनुसार एक नौकर, एक संगीतकार या यहां तक कि राजा और उसके मंत्री भी अनुत्पादक श्रम करते हैं। उनकी सेवाएं जरूरी हो सकती हैं, आरामदायक हो सकती हैं, लेकिन वो देश के पूंजी संग्रह को नहीं बढ़ाती। उनकी तनख्वाह सीधे देश की आय से दी जाती है, पूंजी से नहीं। अब स्मिथ यह नहीं कह रहे कि अनुत्पादक श्रम बेकार है। वो बस ये कह रहे हैं कि एक देश की दौलत तब विकसित होती है जब ज्यादा से ज्यादा पूंजी को उत्पादक श्रम में लगाया जाता है। जिस देश में ज्यादा लोग फैक्ट्रियों, खेतों और कारोबार में लगे हैं, वो देश उस देश से ज्यादा अमीर होगा जहां ज्यादा लोग नौकर, चाकर और सरकारी मुलाजिम हैं। ये विचार आज की दुनिया में विवादास्पद हो सकता है क्योंकि आज हम सेवा क्षेत्र को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन स्मिथ के समय के औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में यह एक शक्तिशाली विश्लेषण था। उनका मुख्य बिंदु यह था कि दौलत पैदा करने के लिए आपको चीजें बनानी होंगी और चीजें बनाने के लिए आपको उत्पादक श्रम में निवेश करना होगा। तो पूंजी संचय की यह प्रक्रिया चलती कैसे है? ये एक चक्र की तरह है। एक उद्यमी बचत करता है या दूसरों की बचत उधार लेता है, जिसे हम बैंक से लिया कर्ज कहते हैं। इस पूंजी से वो एक फैक्ट्री लगाता है और उत्पादक मजदूरों को काम पर रखता है। इन मजदूरों की मदद से और काम के बंटवारे के सिद्धांत का उपयोग करके वो बहुत सारा सामान बनाता है। इस सामान को बाजार में बेचकर उसे मुनाफा होता है। अब वो इस मुनाफे का क्या करता है? एक समझदार उद्यमी इस मुनाफे का एक विशाल हिस्सा फिर से अपने व्यापार में लगा देता है। वो और विशाल फैक्ट्री लगाता है और बेहतर मशीनें खरीदता है और ज्यादा मजदूरों को काम पर रखता है। इससे उत्पादन और विकसित होता है, मुनाफा और विकसित होता है और वो फिर से उसे निवेश कर देता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। पूंजी से मुनाफा, मुनाफे से और ज्यादा पूंजी और ज्यादा पूंजी से और ज्यादा मुनाफा। इसी चक्र से व्यक्तिगत उद्यमी भी अमीर बनता है और देश भी अमीर बनता है, क्योंकि जब ज्यादा फैक्ट्रियां लगती हैं तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। जब बेहतर मशीनें आती हैं तो चीजें सस्ती और अच्छी बनती हैं, जिससे आम आदमी का जीवन स्तर सुधरता है। इस तरह पूंजी का संचय सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद होता है। यही कारण है कि स्मिथ उन समाजों की प्रशंसा करते हैं जो बचत और निवेश को प्रोत्साहित करते हैं और उन समाजों की आलोचना करते हैं जो फिजूल खर्ची और दिखावे पर जोर देते हैं। तो राष्ट्रों की संपत्ति का एक और विशाल राज यह है, असली दौलत सोना चांदी जमा करने से नहीं बल्कि पूंजी का संचय और उसका उत्पादक कामों में निवेश करने से आती है। एक देश अमीर इसलिए नहीं है कि उसके पास सोने की खदानें हैं, बल्कि इसलिए है कि उसके नागरिकों और उद्यमियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बचत करके उसे उत्पादन के साधनों में बदला है। उन्होंने मार्ग बनाए, बंदरगाह बनाए, फैक्ट्रियां लगाईं और तकनीक में निवेश किया। यही असली राष्ट्र की संपत्ति है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि आर्थिक विकास कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। ये एक धीमी, धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है जो बचत, निवेश और कड़ी मेहनत पर आधारित है। लेकिन अब यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है। स्मिथ ने जिस व्यवस्था की बात की, काम का बंटवारा, अदृश्य हाथ, मुक्त बाजार, पूंजी संचय,
यह सब उस समय की प्रचलित व्यवस्था से बिल्कुल अलग थी। उस समय यूरोप में एक और व्यवस्था चलती थी जिसे मर्केंटिलिज्म या वणिकवाद कहते थे। वो व्यवस्था क्या थी और एडम स्मिथ क्यों मानते थे कि वो व्यवस्था देशों को अमीर बनाने की बजाय गरीब बना रही थी? स्मिथ की यह किताब असल में उस पुरानी व्यवस्था पर एक हमला थी। वो पुरानी गलत धारणा क्या थी जिसने दुनिया को सदियों तक गुमराह रखा। इसका पर्दाफाश हम करेंगे अगले अध्याय में और जानेंगे कि कैसे स्मिथ के विचारों ने एक पूरी आर्थिक सोच को चुनौती दी। अध्याय नंबर 5, वो गलती जिसने देशों को अमीर बनने से रोका, वणिकवाद। अब तक हमने एडम स्मिथ के उन सिद्धांतों को समझा जो एक देश को अमीर बनाते हैं, लेकिन उनकी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस सिर्फ यह बताने के लिए नहीं लिखी गई थी कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह बताने के लिए भी लिखी गई थी कि क्या नहीं करना चाहिए। यह किताब उस समय यूरोप में छाई हुई एक बहुत ही शक्तिशाली और गलत आर्थिक विचारधारा पर एक सीधा हमला थी। उस विचारधारा को कहते हैं मर्केंटिलिज्म या वणिकवाद। इसे समझे बिना हम स्मिथ के विचारों की क्रांतिकारी प्रकृति को नहीं समझ सकते। तो यह वणिकवाद आखिर था क्या? यह एक ऐसी सोच थी जो मानती थी कि दुनिया में दौलत सीमित है और यह दौलत सोने और चांदी के रूप में है। इसलिए एक देश को अमीर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरे देशों से ज्यादा सोना और चांदी अपने देश में लाना और उसे बाहर जाने से रोकना। यह एक शून्य योग का खेल की तरह था। यानी अगर एक देश अमीर हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा देश जरूर गरीब हो रहा होगा। आपकी जीत मेरी हार है और मेरी जीत आपकी हार। इस सोच के तहत हर देश दूसरे देश को एक दुश्मन की तरह देखता था, एक प्रतियोगी की तरह जिससे सोना छीनना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वणिकवादी सरकारें क्या करती थीं? वो दो मुख्य रणनीतियां अपनाती थीं। पहली, निर्यात को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना और दूसरी, आयात को ज्यादा से ज्यादा घटाना। उनका मानना था कि जब हम अपना सामान दूसरे देशों को बेचते हैं निर्यात, तो बदले में हमें सोना और चांदी मिलती है, और जब हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं आयात, तो हमारा सोना और चांदी देश से बाहर चला जाता है। इसलिए सरकारें अपनी कंपनियों को निर्यात करने के लिए सब्सिडी देती थी, उन्हें हर तरह की मदद करती थी, और दूसरी तरफ वो बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा देती थी, जिसे टैरिफ कहते हैं। कई बार तो वो विदेशी सामान पर पूरी तरह से रोक ही लगा देती थी, जिसे आयात प्रतिबंध कहते हैं। इसका मकसद यह था कि देश के लोग विदेशी सामान न खरीदें और देश का सोना देश में ही रहे। इसके अलावा वणिकवादी देश अपनी कॉलोनियां या उपनिवेश बनाते थे, जैसे ब्रिटेन ने भारत को बनाया। इन कॉलोनियों का काम था अपने मालिक देश को सस्ता कच्चा माल देना और फिर उसी मालिक देश से महंगा तैयार माल खरीदना। इस पूरी प्रक्रिया में भी सोना और चांदी कॉलोनी से निकलकर मालिक देश के खजाने में पहुंच जाता था। संक्षेप में कहें तो वणिकवाद का पूरा खेल व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में रखने का था, यानी निर्यात हमेशा आयात से ज्यादा होना चाहिए। एडम स्मिथ ने इस पूरी सोच को मूल से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह दौलत को समझने का एक बहुत ही बचकाना और गलत तरीका है। उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण आपत्ति यह थी कि दौलत सोना चांदी नहीं है। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा, स्मिथ के लिए असली दौलत एक देश की उत्पादन क्षमता है, उसके खेत, उसकी फैक्ट्रियां, उसके नागरिकों का कौशल, यानी वो कुल सामान और सेवाएं जो एक देश पैदा कर सकता है। सोना और चांदी तो बस उस दौलत को खरीदने बेचने का एक माध्यम है, वो खुद दौलत नहीं है। स्मिथ ने एक बहुत ही सरल सा तर्क दिया। अगर एक देश के पास बहुत सारा सोना है लेकिन खाने को अनाज नहीं है और पहनने को वस्त्र नहीं है, तो क्या आप उसे अमीर कहेंगे? नहीं, असली अमीरी तो जीवन स्तर में है, चीजों की उपलब्धता में है। वणिकवादी सोच पैसे को ही मकसद मान बैठी थी, जबकि पैसा तो सिर्फ एक साधन है। दूसरी बात, स्मिथ ने कहा कि व्यापार कोई शून्य योग का खेल नहीं है जहां एक की जीत दूसरे की हार हो, बल्कि यह एक सकारात्मक योग का खेल है जहां दोनों ही पक्ष फायदे में रहते हैं। जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो दोनों को फायदा होता है। कैसे? काम के बंटवारे के सिद्धांत को याद कीजिए। स्मिथ ने इसी सिद्धांत को देशों के स्तर पर लागू किया। उन्होंने निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हर देश को वो चीज बनानी चाहिए जिसे बनाने में वो दूसरे देशों से बेहतर है, यानी जिसे वो कम लागत में और अच्छी क्वालिटी का बना सकता है। मान लीजिए पुर्तगाल में अच्छी धूप और जमीन है तो वो कम मेहनत में अच्छी शराब बना सकता है, और इंग्लैंड में अच्छे कारीगर और मशीनें हैं तो वो कम मेहनत में अच्छा वस्त्र बना सकता है। अब वणिकवादी सोच के हिसाब से इंग्लैंड को पुर्तगाल से शराब नहीं खरीदनी चाहिए और खुद ही शराब बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही महंगी और खराब क्यों न बने, ताकि उसका सोना बाहर न जाए। स्मिथ ने कहा कि यह बेवकूफी है। समझदारी इसी में है कि इंग्लैंड वो करे जिसमें वो माहिर है, यानी वस्त्र बनाए, और पुर्तगाल वो करे जिसमें वो माहिर है, यानी शराब बनाए। फिर दोनों देश आपस में व्यापार कर लें।
इंग्लैंड अपना वस्त्र पुर्तगाल को बेचे और पुर्तगाल अपनी शराब इंग्लैंड को। इस तरह इंग्लैंड के लोगों को भी अच्छी और सस्ती शराब पीने को मिलेगी और पुर्तगाल के लोगों को भी अच्छा और सस्ता वस्त्र पहनने को मिलेगा। दोनों ही देशों के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। दोनों ही देश फायदे में रहेंगे। व्यापार ने दौलत को एक दूसरे से छीना नहीं, बल्कि दोनों के लिए नई दौलत पैदा कर दी। यह एक क्रांतिकारी विचार था। इसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दुश्मनी के नजरिए से हटाकर दोस्ती और आपसी फायदे के नजरिए से देखने की राह दिखाई। इस तरह स्मिथ ने वणिकवाद के हर तर्क को काटा। उन्होंने बताया कि आयात पर भारी टैक्स लगाने से देश का नुकसान होता है, क्योंकि जब आप विदेशी सस्ते सामान पर टैक्स लगाकर उसे महंगा कर देते हैं तो आप अपने ही देश के नागरिकों को वही चीज ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इससे देश के आम आदमी का नुकसान होता है और फायदा सिर्फ उन कुछ घरेलू कंपनियों का होता है जिन्हें सरकार बचाना चाहती है। यह अदृश्य हाथ के काम में दखल अंदाजी है और यह संसाधनों की बर्बादी है। स्मिथ ने तर्क दिया कि अगर कोई दूसरा देश हमसे कोई चीज सस्ती बना सकता है तो हमें उसे खरीदने में ही समझदारी है और हमें अपनी ऊर्जा और पूंजी उस काम में लगानी चाहिए जिसे हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। यही मुक्त व्यापार का मूल सिद्धांत है। स्मिथ की यह किताब असल में मुक्त व्यापार का घोषणा पत्र थी। उन्होंने सरकारों से अपील की कि वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोलें, टैरिफ और प्रतिबंध हटाएं और चीजों और सेवाओं को देशों के बीच आजादी से आने जाने दें। उनका मानना था कि इससे पूरी दुनिया में समृद्धि विकसित होगी। आज हम जिस वैश्वीकृत विश्व में जी रहे हैं उसकी नींव एडम स्मिथ के इन्हीं विचारों पर रखी गई है। लेकिन अब सोचिए, अगर स्मिथ सरकार को व्यापार में हस्तक्षेप करने से, कीमतें तय करने से और कंपनियों को बचाने से मना कर रहे हैं, तो फिर सरकार का काम क्या है? क्या सरकार को बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? एडम स्मिथ एक अराजकतावादी नहीं थे। वो सरकार को खत्म करने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सरकार के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन सीमित भूमिकाएं तय करते हैं। वो भूमिकाएं क्या हैं जो एक देश को चलाने और उसकी दौलत को विकसित करने के लिए जरूरी हैं, और सरकार को किन कामों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए? इस संतुलन का राज हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, सरकार की सही भूमिका, एक प्रहरी या एक मालिक। अब तक हमने एडम स्मिथ के मुक्त बाजार और अदृश्य हाथ के शक्तिशाली विचारों को समझा। हमने यह भी देखा कि कैसे उन्होंने सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले हस्तक्षेप यानी वणिकवाद का कड़ा विरोध किया। यह सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि एडम स्मिथ सरकार को पूरी तरह से नाकारा मानते थे और एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां सरकार का कोई अस्तित्व ही न हो। लेकिन यह सच का केवल आधा हिस्सा है। स्मिथ अराजकतावादी नहीं थे। वो जानते थे कि एक सभ्य और समृद्ध समाज को चलाने के लिए सरकार का होना निहायत ही जरूरी है। लेकिन वो सरकार को एक मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक प्रहरी या एक अंपायर की तरह देखते थे। उनका मानना था कि सरकार का काम खेल खेलना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि खेल नियमों के अनुसार और ईमानदारी से खेला जाए। तो स्मिथ के अनुसार एक अच्छी सरकार के मुख्य कर्तव्य क्या हैं? उन्होंने मुख्य रूप से 3 भूमिकाएं गिनाई और ये आज भी किसी भी देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। सरकार का पहला और सबसे जरूरी कर्तव्य है देश को बाहरी आक्रमणों और हिंसा से बचाना, यानी एक मजबूत सेना और सुरक्षा बल को बनाए रखना। स्मिथ समझते थे कि अगर देश की सीमाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, अगर लोगों को हर समय हमले का भय सताता रहेगा, तो कोई भी शांति से अपना काम नहीं कर पाएगा। न किसान खेती कर पाएगा, न व्यापारी व्यापार कर पाएगा और न ही कोई नई फैक्ट्री लगाने का जोखिम उठाएगा। आर्थिक गतिविधियां तभी फलती फूलती हैं जब देश में शांति और सुरक्षा का माहौल हो। इसलिए राष्ट्रीय रक्षा पर खर्च करना सरकार का परम कर्तव्य है। यह एक ऐसी सेवा है जो कोई निजी कंपनी या व्यक्ति प्रदान नहीं कर सकता। इसे सरकार को ही करना होगा। यह एक सार्वजनिक वस्तु है जिसका लाभ देश के हर नागरिक को मिलता है, चाहे वो इसके लिए सीधे तौर पर भुगतान करे या ना करे। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है देश के भीतर न्याय की एक निष्पक्ष और मजबूत प्रणाली स्थापित करना। इसका मतलब है हर नागरिक को दूसरे नागरिक के अन्याय और दमन से बचाना। स्मिथ के लिए यह एक समृद्ध समाज की नींव थी। सोचिए, अगर आपको भय हो कि कोई भी आकर आपकी संपत्ति छीन सकता है या आपके साथ किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट भंग कर सकता है और उसका कुछ नहीं होगा, तो क्या आप कोई कारोबार करेंगे? क्या आप किसी को उधार देंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक लोगों को यह भरोसा नहीं होगा कि उनके संपत्ति के अधिकार सुरक्षित हैं और समझौतों का पालन करवाया जाएगा, तब तक कोई भी लंबी अवधि का निवेश करने का जोखिम नहीं उठाएगा। इसलिए एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है जो सस्ती हो, तेज हो और हर किसी के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बराबर हो। पुलिस, अदालतें और कानून, ये सब इसी प्रणाली का हिस्सा हैं। यह प्रणाली ही वो भरोसा पैदा करती है जिसके आधार पर बाजार काम करता है।
अदृश्य हाथ भी तभी ठीक से काम कर सकता है जब खेल के मैदान में एक ईमानदार अंपायर न्यायपालिका मौजूद हो, जो यह सुनिश्चित करे कि कोई भी प्लेयर बेईमानी न करे। सरकार का तीसरा कर्तव्य कुछ और व्यापक है। स्मिथ इसे कहते हैं, उन सार्वजनिक संस्थानों और सार्वजनिक कार्यों का निर्माण और रखरखाव करना जो समाज के लिए बहुत फायदेमंद तो हैं, लेकिन जिन्हें बनाना और चलाना किसी एक व्यक्ति या छोटी सी निजी संस्था के लिए कभी भी मुनाफे का सौदा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी चीजें बनाना जिनसे पूरे समाज को फायदा हो, लेकिन जिनसे सीधे तौर पर पैसा कमाना मुश्किल हो। इसके क्लासिक उदाहरण हैं मार्ग, सेतु, बंदरगाह, नहरें और कुछ हद तक आधारभूत शिक्षा। एक अच्छे मार्ग से देश के हर व्यापारी, हर किसान, हर नागरिक को फायदा होता है। यह बाजारों को मिलाती है, व्यापार को आसान बनाती है और काम के बंटवारे को प्रोत्साहन देती है। लेकिन क्या कोई निजी कंपनी पूरे देश में मार्ग बनाने का काम शुरू करेगी? शायद नहीं, क्योंकि हर मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति से टोल वसूलना बहुत मुश्किल और महंगा काम होगा। इसलिए यह काम सरकार को करना चाहिए। इसी तरह स्मिथ का मानना था कि सरकार को आम लोगों के लिए आधारभूत शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम के बंटवारे का एक नकारात्मक पहलू भी देखा था। उन्होंने महसूस किया था कि जब एक मजदूर दिन रात एक ही छोटा और नीरस काम करता है तो उसका दिमाग सुस्त और कुंद हो सकता है। वो दुनिया के बाकी मामलों से कट सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए और एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए सरकार को उसे कम से कम अध्ययन करना, लिखना और गिनना सिखाना चाहिए। तो संक्षेप में स्मिथ की आदर्श सरकार की भूमिका है बाहर से रक्षा, अंदर से न्याय और कुछ जरूरी सार्वजनिक ढांचों का निर्माण। इसके अलावा बाकी सभी आर्थिक मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन सी कंपनी सफल होगी और कौन सी असफल। उसे कीमतें नियंत्रित नहीं करनी चाहिए। उसे लोगों को यह नहीं बताना चाहिए कि वो अपना पैसा कहां निवेश करें। ये सारे फैसले व्यक्तियों और बाजार के अदृश्य हाथ पर त्याग देने चाहिए। स्मिथ की यह सीमित सरकार की अवधारणा उदारवाद का एक केंद्रीय स्तंभ है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देती है। यह मानती है कि लोग खुद अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल मिले। लेकिन अब एक बहुत ही विशाल और व्यावहारिक सवाल आता है। सरकार जो ये सारे काम करेगी, सेना रखना, अदालतें चलाना, मार्ग बनाना, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? जाहिर है पैसा टैक्स से आएगा। तो एडम स्मिथ के अनुसार एक अच्छी टैक्स प्रणाली कैसी होनी चाहिए? क्या सरकार को जैसे चाहे वैसे टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिए? नहीं। स्मिथ ने टैक्स लगाने के भी कुछ बहुत ही सुनहरे सिद्धांत दिए जो आज भी दुनिया भर की सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। वो सिद्धांत क्या हैं जो एक टैक्स प्रणाली को अच्छा या बुरा बनाते हैं, और कैसे एक गलत टैक्स प्रणाली देश की दौलत को विकसित करने की बजाय उसे नष्ट कर सकती है? इस अहम सवाल का जवाब छिपा है हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, टैक्स के 4 सुनहरे नियम। हमने पिछले अध्याय में देखा कि एडम स्मिथ के अनुसार सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जैसे रक्षा, न्याय और सार्वजनिक निर्माण। इन सभी कामों के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है, और यह धन आता है नागरिकों द्वारा चुकाए गए करों यानी टैक्स से। लेकिन टैक्स लगाना एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। अगर टैक्स प्रणाली सही न हो तो यह लोगों की मेहनत की कमाई को छीन सकती है, व्यापार को हतोत्साहित कर सकती है और देश के आर्थिक विकास को रोक सकती है। एडम स्मिथ इस बात को बखूबी समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी किताब में एक अच्छी और न्यायपूर्ण कर प्रणाली के 4 सुनहरे नियम या सिद्धांत बताए। इन सिद्धांतों को टैक्सेशन के सिद्धांत कहा जाता है, और ये आज भी दुनिया भर के वित्त मंत्रियों और अर्थशास्त्रियों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। ये 4 नियम इतने सरल और तार्किक हैं कि आप और मेरे जैसा आम आदमी भी इन्हें आसानी से समझ सकता है। पहला नियम है समानता का सिद्धांत। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को बराबर राशि में टैक्स देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार सरकार को टैक्स देना चाहिए। यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा कमाता है उसे उतना ही ज्यादा टैक्स देना चाहिए। स्मिथ कहते हैं कि नागरिकों को सरकार के समर्थन में अपनी संबंधित क्षमताओं के अनुपात में योगदान देना चाहिए, यानी उस राजस्व के अनुपात में जो वे क्रमशः राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं। यह आज की प्रगतिशील कराधान प्रणाली का आधार है, जहां आय विकसित होने के साथ साथ टैक्स की दर भी विकसित होती जाती है। यह सिद्धांत न्याय पर आधारित है। एक गरीब मजदूर जिसकी आमदनी बहुत कम है, उस पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिए, और एक अमीर उद्योगपति जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा है, उस पर टैक्स का बोझ ज्यादा होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स का भार समाज में उचित रूप से वितरित हो और किसी एक वर्ग पर बहुत ज्यादा दबाव न बने। यह सामाजिक संतुलन के लिए भी बहुत जरूरी है।
अगर अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो समाज में असंतोष और अस्थिरता पैदा हो सकती है। दूसरा नियम है निश्चितता का सिद्धांत। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को यह बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि उसे कितना टैक्स देना है, कब देना है और किस तरीके से देना है। टैक्स की राशि मनमानी या अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर टैक्स अधिकारी को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से किसी पर भी कितना भी टैक्स लगा दे, तो यह भ्रष्टाचार और शोषण को जन्म देगा। करदाता हमेशा एक अनिश्चितता और भय के माहौल में जीगा। उसे यह नहीं पता होगा कि उसकी कमाई का कितना हिस्सा उसे सरकार को देना होगा। यह अनिश्चितता व्यापार और निवेश के लिए बहुत हानिकारक है। कोई भी उद्यमी ऐसे देश में पैसा लगाने से भयभीत होगा जहां टैक्स के नियम साफ नहीं हैं। इसलिए स्मिथ जोर देते हैं कि टैक्स के कानून बिल्कुल स्पष्ट, सरल और सार्वजनिक होने चाहिए ताकि हर कोई उन्हें समझ सके और उनका पालन कर सके। निश्चितता करदाता और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद है। करदाता को पता होता है कि उसे क्या देना है और सरकार को पता होता है कि उसे कितना राजस्व मिलने वाला है। तीसरा नियम है सुविधा का सिद्धांत। यह नियम करदाता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि टैक्स वसूलने का समय और तरीका करदाता के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। लिया जाना चाहिए जब करदाता के पास पैसा आने की सबसे ज्यादा संभावना हो। उदाहरण के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों से टैक्स उनकी सैलरी मिलते ही काट लिया जाता है, जिसे हम स्रोत पर कर कटौती कहते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास पैसा होता है। किसानों से लगान उनकी फसल कटने के बाद लिया जाना चाहिए, जब उनके पास फसल बेचकर पैसा आया हो। अगर किसी से ऐसे समय पर टैक्स मांगा जाए जब उसके हाथ में पैसा ही न हो, तो यह उसके लिए बहुत विशाल परेशानी का सबब बन जाएगा। उसे टैक्स चुकाने के लिए शायद उधार लेना आवश्यक हो जाए। इसी तरह टैक्स चुकाने की प्रक्रिया भी सरल और आसान होनी चाहिए। अगर टैक्स भरने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में लगना आवश्यक हो, जटिल फॉर्म भरने आवश्यक हो और कई दफ्तरों के चक्कर काटने आवश्यक हो, तो यह असुविधाजनक है और लोग टैक्स देने से कतराएंगे। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग इसी सुविधा के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। और चौथा नियम है मितव्ययिता का सिद्धांत। इस नियम का संबंध टैक्स वसूलने की लागत से है। इसका मतलब है कि सरकार को टैक्स इकट्ठा करने में कम से कम पैसा खर्च करना चाहिए। अगर सरकार 100 रुपये का टैक्स इकट्ठा करने में 20 रुपये खर्च कर देती है, तो यह एक बहुत ही अकुशल प्रणाली है। इसका मतलब है कि करदाता की जेब से तो 100 रुपये निकले, लेकिन सरकारी खजाने में सिर्फ 80 रुपये ही पहुंचे। बाकी 20 रुपये टैक्स अधिकारियों की तनख्वाह और दफ्तरों के खर्चे में ही चले गए। एक अच्छी टैक्स प्रणाली वो है जो कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करे। इसके अलावा इस सिद्धांत का एक और गहरा मतलब है। टैक्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश की उत्पादक क्षमता को ही नष्ट कर दे। उदाहरण के लिए, अगर आप कच्चे माल पर इतना भारी टैक्स लगा दें कि उद्यमियों के लिए फैक्ट्री चलाना ही मुश्किल हो जाए, तो यह एक बुरा टैक्स है। यह कुछ समय के लिए तो राजस्व दे सकता है, लेकिन लंबे समय में यह उद्योगों को बंद कर देगा और टैक्स का स्रोत ही खत्म हो जाएगा। टैक्स ऐसा होना चाहिए जो लोगों को मेहनत करने और पैसा कमाने से हतोत्साहित न करे। अगर टैक्स की दरें बहुत ज्यादा होंगी तो लोग मेहनत करना कम कर देंगे या फिर टैक्स की चोरी करने के तरीके तलाश करने लगेंगे, जिससे अंततः सरकार का ही नुकसान होगा। ये 4 नियम समानता, निश्चितता, सुविधा और मितव्ययिता मिलकर एक आदर्श टैक्स प्रणाली की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये एक ऐसी प्रणाली है जो न्यायपूर्ण है, पारदर्शी है, नागरिक अनुकूल है और कुशल है। एडम स्मिथ ने 250 साल पहले ही समझ लिया था कि सरकार और नागरिकों के बीच का रिश्ता काफी हद तक टैक्स प्रणाली पर ही निर्भर करता है। एक अच्छी टैक्स प्रणाली लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करती है, जबकि एक खराब प्रणाली असंतोष और विद्रोह को जन्म दे सकती है। लेकिन ये सारे सिद्धांत, काम का बंटवारा, अदृश्य हाथ, पूंजी संचय, मुक्त व्यापार, सरकार की भूमिका और टैक्स के नियम, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? इन सब को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो क्या है? आखिर एक राष्ट्र असल में अमीर बनता कैसे है? क्या कोई एक फार्मूला है? एडम स्मिथ इन सभी धागों को एक साथ कैसे पिरोते हैं? हमारी इस ऑडियो बुक के अगले और अंतिम कुछ अध्यायों में हम इन सभी विचारों को एक साथ लाकर राष्ट्रों की संपत्ति का अंतिम और सबसे विशाल राज जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो न केवल अमीर बल्कि खुशहाल भी हो। लेकिन क्या यह रास्ता इतना सीधा है? क्या इसमें कोई चुनौतियां नहीं हैं? इन सवालों के जवाब हमें एडम स्मिथ के दर्शन के शिखर तक ले जाएंगे। अध्याय नंबर 8, दौलत का असली स्रोत, उत्पादक श्रम। अब हम अपनी यात्रा में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम एडम स्मिथ के सभी विशाल विचारों को एक साथ मिलाकर देख सकते हैं। हमने अलग अलग अध्यायों में काम के बंटवारे, अदृश्य हाथ,
पूंजी और सरकार की भूमिका को समझा। अब सवाल यह है कि इन सब को मिलाकर जो विशाल तस्वीर बनती है, उसका केंद्र बिंदु क्या है? राष्ट्र की संपत्ति का असली मौलिक स्रोत क्या है? स्मिथ इसका जवाब अपनी किताब की पहली लाइन में ही दे देते हैं। किसी भी राष्ट्र की वार्षिक श्रम आपूर्ति ही वो कोष है जो उसे जीवन की सभी आवश्यक और सुविधाजनक वस्तुएं प्रदान करता है। इस एक वाक्य में ही उनकी पूरी आर्थिक फिलॉसफी का सार छिपा है। स्मिथ के लिए दौलत का मतलब खजानों में भरा सोना या जमीन के पीसेस नहीं है। दौलत का मतलब है वो सभी सामान और सेवाएं जिनका हम साल भर में उपभोग करते हैं। हमारा भोजन, हमारे वस्त्र, हमारे घर, हमारे वाहन, हमारी किताबें, हमारी मनोरंजन की वस्तुएं। और यह सब आता कहां से है? यह सब आता है देश के लोगों के श्रम यानी मेहनत से। एक देश की असली संपत्ति उसके मेहनतकश नागरिक हैं। लेकिन स्मिथ यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। सिर्फ श्रम ही काफी नहीं है, बल्कि उत्पादक श्रम जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, उत्पादक श्रम वो है जो किसी ठोस बेचने योग्य वस्तु का निर्माण करता है, जो देश की भौतिक संपत्ति में इजाफा करे। एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, एक खेत में काम करने वाला किसान, एक कारीगर जो फर्नीचर बनाता है, ये सब उत्पादक श्रम के उदाहरण हैं। उनका श्रम एक ऐसी वस्तु में समाहित हो जाता है जिसे भविष्य में भी इस्तेमाल या बेचा जा सकता है। इसके विपरीत अनुत्पादक श्रम वो है जो सेवाएं प्रदान करता है, जो उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। स्मिथ के उदाहरणों में एक नौकर, एक अभिनेता या एक सरकारी अधिकारी का श्रम अनुत्पादक है। अब हमें यह याद रखना चाहिए कि स्मिथ इन सेवाओं को बेकार नहीं कह रहे हैं। वो बस यह कह रहे हैं कि ये देश की पूंजी को सीधे तौर पर नहीं विकसित करती। एक देश की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके श्रम बल का कितना विशाल हिस्सा उत्पादक कार्यों में लगा हुआ है। जिस देश में ज्यादा लोग चीजें बनाने में लगे होंगे, वो ज्यादा अमीर होगा। अब इस उत्पादक श्रम की शक्ति को कैसे विकसित किया जाए? स्मिथ इसके दो मुख्य तरीके बताते हैं और यही दोनों तरीके उनकी पूरी किताब का ढांचा है। पहला तरीका है श्रमिकों के कौशल, निपुणता और निर्णय में सुधार करना। यह कैसे हासिल होता है? इसका जवाब हम पहले अध्याय में देख चुके हैं। काम के बंटवारे के माध्यम से जब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो हर मजदूर अपने काम में माहिर हो जाता है। उसकी उत्पादकता कई गुना विकसित हो जाती है। तो उत्पादकता में वृद्धि करने का पहला स्तंभ है विशेषज्ञता। दूसरा तरीका है उत्पादक श्रमिकों की संख्या को अनुत्पादक श्रमिकों की संख्या के अनुपात में विकसित करना। यह कैसे होता है? इसका जवाब है पूंजी संचय के माध्यम से। जब देश में बचत और निवेश विकसित होता है, तो नई फैक्ट्रियां और कारोबार खुलते हैं। ये नई फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा उत्पादक मजदूरों को काम पर रखती हैं। तो उत्पादकता में वृद्धि करने का दूसरा स्तंभ है निवेश। तो पूरा फार्मूला क्या बना? ज्यादा काम का बंटवारा और ज्यादा पूंजी का निवेश। ये दोनों मिलकर उत्पादक श्रम की शक्ति को विकसित करते हैं, जिससे देश में ज्यादा सामान और सेवाएं पैदा होती हैं, और यही राष्ट्र की विकसित होती हुई संपत्ति है। इस पूरी प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में देखिए। एक उद्यमी बचत करता है और पूंजी जमा करता है। वह इस पूंजी से एक फैक्ट्री शुरू करता है और मजदूरों को काम पर रखता है। वह फैक्ट्री में काम का बंटवारा लागू करता है, जिससे मजदूरों की उत्पादकता विकसित हो जाती है। ज्यादा उत्पादकता के कारण वह कम लागत में ज्यादा माल बनाता है। इस माल को बाजार में बेचकर उसे मुनाफा होता है। वह इस मुनाफे को फिर से निवेश करता है, अपनी फैक्ट्री को और विशाल करता है और ज्यादा मजदूरों को काम पर रखता है। इससे देश में उत्पादक श्रमिकों की संख्या विकसित होती है। ज्यादा उत्पादन से चीजें सस्ती होती हैं, जिससे आम लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। लोगों की आय विकसित होती है, जिससे वो और ज्यादा बचत कर पाते हैं। यह विकसित हुई बचत फिर से नई पूंजी बनती है और यह चक्र और तेजी से घूमने लगता है। यह एक ऊपर की ओर जाने वाला सर्पिल है, जहां विकास और समृद्धि खुद को ही और आगे ले जाते हैं। स्मिथ के लिए एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की यही निशानी है। यह एक डायनामिक, लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है, न कि एक स्थिर अवस्था। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में व्यक्ति है, वो मेहनतकश मजदूर, वो बचत करने वाला नागरिक, वो जोखिम उठाने वाला उद्यमी। स्मिथ का पूरा दर्शन आर्थिक स्वतंत्रता के विचार पर आधारित था। मानना था कि जब लोगों को अपनी मेहनत का फल रखने, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और अपने हिसाब से कोई भी व्यापार या पेशा चुनने की आजादी होती है, तो वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। अदृश्य हाथ यह सुनिश्चित करता है कि जब हर कोई अपनी भलाई के लिए काम करता है, तो अनजाने में ही समाज की भलाई हो जाती है। सरकार का काम बस इस स्वतंत्रता की रक्षा करना है, एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल प्रदान करना है। जब सरकार इससे आगे जाकर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, तो वो इस विकास के चक्र को धीमा कर देती है या भंग कर देती है। वो लोगों को मेहनत करने से हतोत्साहित करती है,
संसाधनों को गलत जगह लगाती है और अदृश्य हाथ के संकेतों को जाम कर देती है। इसलिए स्मिथ के लिए कम शासन ही बेहतर शासन है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचा है। क्या यह व्यवस्था एकदम परफेक्ट है? क्या मुक्त बाजार और स्वहित पर आधारित समाज में कोई कमियां नहीं है? क्या एडम स्मिथ ने सब कुछ अच्छा ही देखा, या उन्होंने इस व्यवस्था के कुछ खतरों को भी पहचाना था? स्मिथ एक यथार्थवादी विचारक थे, कोई भोले भाले सपने देखने वाले नहीं। उन्होंने अपनी व्यवस्था की कुछ संभावित कमियों और चुनौतियों को भी उजागर किया था। वो चुनौतियां क्या हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, ये जानना हमें एक संतुलित और संपूर्ण समझ देगा, और यही हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, अदृश्य हाथ की सीमाएं और नैतिक समाज की जरूरत। एडम स्मिथ को अक्सर एक ऐसे विचारक के रूप में चित्रित किया जाता है जो मुक्त बाजार के प्रबल समर्थक थे और मानते थे कि बाजार कभी कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन यह एक अधूरी और गलत तस्वीर है। स्मिथ एक दार्शनिक भी थे और इंसानी स्वभाव की जटिलताओं को समझते थे। उन्होंने जहां एक ओर मुक्त बाजार और स्वहित की अपार शक्ति को पहचाना, वहीं उन्होंने इसकी सीमाओं और संभावित खतरों को भी नजरअंदाज नहीं किया। वो जानते थे कि अदृश्य हाथ हर समस्या का समाधान नहीं है, और एक समृद्ध समाज के लिए सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता ही काफी नहीं है, बल्कि एक मजबूत नैतिक तानाबाना भी जरूरी है। द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखने से पहले स्मिथ ने एक और महान किताब लिखी थी जिसका नाम था नैतिक भावनाओं का सिद्धांत। इस किताब में उन्होंने बताया था कि मनुष्य केवल स्वहित से ही नहीं चलता, बल्कि उसके अंदर सहानुभूति, करुणा और न्याय की भावना भी होती है। एक सफल समाज के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो अदृश्य हाथ की सीमाएं क्या हैं? सबसे पहली और विशाल सीमा जो स्मिथ ने खुद पहचानी, वो थी काम के बंटवारे का इंसानी दिमाग पर होने वाला नकारात्मक प्रभाव। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जब एक मजदूर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही छोटा और दोहराव वाला काम करता है, जैसे पिन का सिरा घिसना, तो उसका दिमाग सुस्त और निष्क्रिय हो सकता है। वह विशाल मुद्दों के बारे में सोचने की क्षमता खो सकता है और एक नागरिक के तौर पर पीछे रह सकता है। स्मिथ इस खतरे को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने इसे मानसिक विकृति तक कहा, और इसी समस्या के समाधान के रूप में उन्होंने सरकार द्वारा समर्थित आधारभूत शिक्षा की वकालत की, ताकि आम लोग कम से कम अध्ययन करना, लिखना और सोचना सीख सकें और इस मानसिक प्रॉब्लम का शिकार न बने। यह दिखाता है कि स्मिथ के लिए इंसान सिर्फ एक आर्थिक पुर्जा नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति था जिसका बौद्धिक और नैतिक विकास भी जरूरी है। दूसरी विशाल चुनौती थी व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने फायदे के लिए गुट बनाने की प्रवृत्ति। स्मिथ बाजार में प्रतियोगिता को बहुत जरूरी मानते थे। प्रतियोगिता ही ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी और कम दाम सुनिश्चित करती है। लेकिन स्मिथ बहुत अच्छी तरह जानते थे कि व्यापारी और कारोबारी हमेशा प्रतियोगिता से नफरत करते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि बाजार में उनका एकाधिकार हो, ताकि वो मनमानी कीमतें वसूल सकें। स्मिथ ने अपनी किताब में साफ साफ चेतावनी दी है, एक ही व्यापार के लोग शायद ही कभी मिलते हैं, यहां तक कि मनोरंजन और मौज मस्ती के लिए भी। लेकिन जब भी वे मिलते हैं तो उनकी बातचीत आम जनता के खिलाफ एक साजिश में या कीमतें विकसित करने के किसी षड्यंत्र में समाप्त होती है। यह एक बहुत ही तीखी और सच्ची टिप्पणी है। स्मिथ जानते थे कि कारोबारी हमेशा सरकार पर दबाव डालकर ऐसी नीतियां बनवाने की कोशिश करेंगे जो उनके हक में हों और प्रतियोगिता को खत्म करें, जैसे कि विदेशी सामान पर भारी टैक्स लगवाना या नए लोगों को उनके व्यापार में आने से रोकना। इसलिए स्मिथ ने आम जनता और नीति निर्माताओं को ऐसे व्यापारी गुटों से हमेशा सावधान रहने की सलाह दी। सरकार की एक भूमिका यह भी है कि वो बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता बनाए रखे और एकाधिकार को पनपने से रोके। तीसरा, स्मिथ ने यह भी महसूस किया कि बाजार कुछ जरूरी चीजें प्रदान करने में विफल हो सकता है, जिन्हें हम आज सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। ये वो चीजें हैं जिनका लाभ सबको मिलता है, चाहे कोई उनके लिए भुगतान करे या न करे, और किसी को भी उनके उपयोग से रोका नहीं जा सकता। इसका क्लासिक उदाहरण राष्ट्रीय रक्षा है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं, जैसे कि कुछ प्रकार के बुनियादी ढांचे, मार्ग, सेतु या प्रदूषण नियंत्रण, जहां सिर्फ मुनाफे के लिए काम करने वाली निजी कंपनियां शायद निवेश न करें। इन मामलों में जहां बाजार विफल हो जाता है, वहां सरकार को हस्तक्षेप करके उन सेवाओं को प्रदान करना होता है। स्मिथ की सीमित सरकार की अवधारणा का मतलब शून्य सरकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी सरकार थी जो केवल वही काम करे जो व्यक्ति या बाजार खुद नहीं कर सकते। अंत में स्मिथ का पूरा आर्थिक ढांचा एक नैतिक नींव पर आधारित था। उनका स्वहित का विचार बेलगाम लालच नहीं था। यह न्याय, ईमानदारी और भरोसे के सामाजिक नियमों के भीतर काम करता है। एक ऐसा समाज जहां कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, जहां हर कोई एक दूसरे को धोखा देने की फिराक में रहता है, जहां कॉन्ट्रैक्ट का कोई सम्मान नहीं है, वहां मुक्त बाजार काम ही नहीं कर सकता।
अर्थव्यवस्था विश्वास पर चलती है। आपको भरोसा होता है कि जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। आपको भरोसा होता है कि जब आप कोई सामान खरीदेंगे तो वो वैसा ही निकलेगा जैसा बताया गया है। यह भरोसा ही उस अदृश्य हाथ को चिकनाई देने वाला तेल है। यह भरोसा कहां से आता है? यह आता है समाज के नैतिक मूल्यों से, अच्छी परवरिश से, धर्म से और एक मजबूत न्याय प्रणाली से जो बेईमान लोगों को सजा देती है। इसलिए स्मिथ के लिए एक समृद्ध राष्ट्र न केवल एक उत्पादक राष्ट्र है बल्कि एक नैतिक राष्ट्र भी है। दौलत और सद्गुण एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। यह एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण सीख है जो आज की दुनिया में अक्सर भुला दी जाती है, जहां मुनाफे को ही सब कुछ मान लिया जाता है। तो अब हम अपनी यात्रा के अंतिम मुकाम पर हैं। हमने एडम स्मिथ की दुनिया की सैर की और राष्ट्रों की संपत्ति के कई राज जाने। अब समय है इन सभी सीखों को एक साथ समेटने का और यह देखने का कि 250 साल पुरानी यह किताब आज हमारे लिए, भारत के एक नागरिक के लिए, क्या मायने रखती है। चलिए अंतिम अध्याय में इस ज्ञान के महासागर से कुछ अनमोल मोती चुनते हैं। अध्याय नंबर 10, आज की दुनिया के लिए एडम स्मिथ के सबक। दोस्तों, हमने एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस के साथ एक लंबा और ज्ञानवर्धक सफर तय किया है। हमने काम के बंटवारे के जादू से लेकर अदृश्य हाथ के रहस्य तक, पूंजी के इंजन से लेकर मुक्त व्यापार के फायदों तक और सरकार की भूमिका से लेकर टैक्स के सिद्धांतों तक कई महत्वपूर्ण मुकामों को पार किया है। अब जब हम इस यात्रा के अंत में हैं, तो यह सोचना लाजमी है कि 250 साल पहले स्कॉटलैंड में लिखे गए ये विचार आज 21वीं सदी के भारत में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या इनमें आज भी हमारी जिंदगी और हमारे देश को बेहतर बनाने की ताकत है? जवाब है, इनमें आज भी अपार शक्ति और प्रासंगिकता है। एडम स्मिथ के विचार कालातीत हैं क्योंकि वो इंसानी स्वभाव और समाज के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। सबसे पहला और विशाल सबक जो हमें मिलता है वो है आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व। स्मिथ ने हमें सिखाया कि जब व्यक्तियों और कारोबारों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने, जोखिम उठाने और अपने हिसाब से काम करने की आजादी मिलती है तो चमत्कार होते हैं। भारत ने 1991 में जब अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और लाइसेंस राज को खत्म करके बाजारों को ज्यादा आजादी दी, तो हमने देखा कि देश ने कितनी तेजी से तरक्की की। लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले, नए नए उद्योग पनपे और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह स्मिथ के विचारों का जीता जागता प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा उन नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहन दें, लाल फीताशाही को कम करें और हर भारतीय को अपनी मेहनत से आगे जाने का मौका दें। सरकार का काम अटकाना नहीं बल्कि रास्ते बनाना है। दूसरा सबक है प्रतियोगिता की ताकत पर विश्वास। स्मिथ ने हमें चेताया था कि व्यापारी हमेशा एकाधिकार चाहते हैं। आज की दुनिया में भी हम विशाल विशाल कंपनियों को देखते हैं जो बाजार पर कब्जा करना चाहती हैं और प्रतियोगिता को खत्म करना चाहती हैं। स्मिथ हमें याद दिलाते हैं कि एक उपभोक्ता के तौर पर हमारा सबसे विशाल दोस्त प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता ही हमें बेहतर क्वालिटी, कम दाम और ज्यादा विकल्प देती है। इसीलिए हमें उन नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता बनाए रखें, जैसे कि एक मजबूत कंपटीशन कमीशन का होना और छोटी और नई कंपनियों को भी विशाल कंपनियों के साथ मुकाबला करने का बराबर मौका देना। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सबक है मुक्त व्यापार के फायदों को समझना। आज भी दुनिया में कई लोग यह सोचते हैं कि आयात बुरी चीज है और हमें हर चीज अपने देश में ही बनानी चाहिए। स्मिथ हमें सिखाते हैं कि यह एक गलत और हानिकारक सोच है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक ऐसा खेल है जिसमें सभी जीत सकते हैं। जब हम दूसरे देशों से वो चीजें खरीदते हैं जो वो हमसे सस्ती और अच्छी बना सकते हैं और उन्हें वो चीजें बेचते हैं जो हम बेहतर बना सकते हैं, तो दोनों का फायदा होता है। भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग इसका बेहतरीन उदाहरण है। हम अपनी आईटी सेवाएं दुनिया को निर्यात करते हैं और बदले में वो पैसा कमाते हैं जिससे हम अपनी जरूरत की दूसरी चीजें जैसे कच्चा तेल या उन्नत मशीनरी आयात कर सकते हैं। संरक्षणवाद की दीवारें करने से अंततः देश के आम नागरिक का ही नुकसान होता है क्योंकि उसे महंगी और खराब क्वालिटी की चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने होते हैं। चौथा सबक है सरकार की सीमित लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका को समझना। स्मिथ हमें एक संतुलित दृष्टिकोण देते हैं। वो न तो पूरी तरह से सरकार विरोधी हैं और न ही हर चीज सरकार के भरोसे त्यागने के पक्ष में हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि एक मजबूत और निष्पक्ष न्याय प्रणाली, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भारत में जब हम बेहतर मार्गों, तेज अदालतों और पारदर्शी शासन की मांग करते हैं तो हम अनजाने में ही एडम स्मिथ के विचारों को दोहरा रहे होते हैं। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो अपने मुख्य कर्तव्यों को कुशलता से निभाए
और बाकी मामलों में लोगों को आजादी से काम करने दें। और अंतिम सबक, जो शायद सबसे गहरा है, वो है एक नैतिक समाज के महत्व को समझना। स्मिथ हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ नियमों और कानूनों पर नहीं चल सकती। यह भरोसे, ईमानदारी और सहानुभूति पर चलती है। जब हम टैक्स की चोरी करते हैं या अपना काम बेईमानी से करते हैं या सिर्फ अपने लालच के बारे में सोचते हैं, तो हम उस सामाजिक ताने बाने को कमजोर करते हैं जिस पर हमारी समृद्धि टिकी है। एक अच्छा नागरिक होना और एक सफल अर्थव्यवस्था का हिस्सा होना, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। तो दोस्तों, द वेल्थ ऑफ नेशंस सिर्फ अर्थशास्त्र की एक किताब नहीं है। यह स्वतंत्रता, समृद्धि और एक बेहतर समाज बनाने का एक घोषणा पत्र है। यह हमें सिखाती है कि दौलत का असली स्रोत हमारे देश के लोगों की मेहनत, उनकी रचनात्मकता और उनकी आजादी में निहित है। यह हमें एक आशावादी दृष्टिकोण देती है कि सही सिद्धांतों पर चलकर कोई भी राष्ट्र अपनी किस्मत बदल सकता है और अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। वाह, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं। यह एक गहरी और विचारोत्तेजक ऑडियो बुक थी और इसे पूरा सुनना आपके ज्ञान के प्रति प्रेम और धैर्य को दिखाता है। हमने एडम स्मिथ के साथ मिलकर राष्ट्रों की संपत्ति के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। हमने काम के बंटवारे की जादुई ताकत को समझा जिसने उत्पादकता में क्रांति ला दी। हमने उस अदृश्य हाथ को महसूस किया जो लाखों लोगों के स्वहित को समाज की भलाई में बदल देता है। हमने जाना कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि देश के लोगों की उत्पादक क्षमता है। हमने पूंजी संचय के उस शक्तिशाली इंजन को देखा जो बचत और निवेश से चलता है। हमने मुक्त व्यापार के उस अवसर को खोला जो सभी देशों के लिए समृद्धि के दरवाजे खोलती है। और हमने एक सीमित लेकिन मजबूत सरकार और एक नैतिक समाज की नींव के महत्व को भी पहचाना। यह किताब हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। अब जब आप बाजार जाएंगे या किसी फैक्ट्री को देखेंगे या अंतरराष्ट्रीय व्यापार की खबरें देखेंगे, तो आप उन सब के पीछे काम कर रहे सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आपको दुनिया को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको एडम स्मिथ का कौन सा विचार सबसे ज्यादा दिलचस्प और प्रासंगिक लगा। क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं या असहमत? हम आपके विचार जानना चाहेंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले विचारों को सरल हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी ऑडियो बुक मिस न करें। इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही विकसित होता है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अध्ययन करते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए। अलविदा।